गुड इवनिंग। चलिए ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में पहला एप्लीकेशन लिख लिया था। फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सा था बेटा? फिजिकल स्टेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और कुछ एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जिनके ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो एप्लीकेशन आ जाता है वो क्या आ जाता है बेटा? विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो विस्कोसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या इसको ऐसा करें, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली फिजिक्स में आपके सिलेबस में एक चैप्टर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो उस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इस टर्म का यूज होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस ऑफ अ लिक्विड। थिकनेस ऑफ अ लिक्विड मतलब लिक्विड कितना ज्यादा गाढ़ा है या कितना कम गाढ़ा है, उसके ऊपर बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम विस्कोसिटी के बारे में बात करें तो हमने एक पॉइंट लिखा है, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका कहने का मतलब क्या है? आपको पिछली क्लास में मैंने बोला था ये सारी जो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे सारी की सारी क्या होंगी बेटा? एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी या बल्क प्रॉपर्टी होंगी। बल्क प्रॉपर्टी, बल्क प्रॉपर्टी ऐसा है जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, विद इन द मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है वो खूब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ध्यान सुनना। मान लो ये एक लिक्विड ए है, ठीक है, तो लिक्विड ए की कई सारी लेयर्स है। लिक्विड में क्या होती है? एक के ऊपर एक लेयर्स होती है। ये लिक्विड बी है, इसकी भी कई सारी लेयर्स है मान लिया। पर यहाँ जो लिक्विड ए है इसकी लेयर और लेयर के बीच में क्या हो जाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। और मान लो इस बी लिक्विड के लेयर्स के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो मुझे बताओ क्या ये लेयर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, क्या ये एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती कि नहीं कर सकती? कर सकती, पर ये आसानी से स्लाइड नहीं करेगा। और जब स्लाइड नहीं करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लेयर आपस में जुड़ जाएगी। लेयर जुड़ जाएगी तो लिक्विड की थिकनेस क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। जबकि आसानी से फ्लो कर जाएगा, तो ये आसानी से फ्लो करेगा और ये मुश्किल से फ्लो करेगा। जो जितनी आसानी से फ्लो करता है उसकी विस्कोसिटी उतनी कम, और जो जितनी मुश्किल से फ्लो करता है, मतलब ये लिक्विड गाढ़ा होगा, आसानी से फ्लो नहीं कर रहा है, ये फ्लो करने को रेजिस्ट कर रहा है। तो जो फ्लो करने को रेजिस्ट करेगा हम लोग क्या बोलेंगे कि उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा। ठीक, अब जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें तो रिलेशन आपके सामने आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं। एग्जांपल जो है हम लोग बात करें तो मार्केट में एक कॉमन एग्जांपल चलता है, उसी को ले लेते हैं। चलिए, हमने बाई चांस लिया बेटा ग्लाइकॉल और साथ में क्या लिया बेटा? ग्लिसरॉल। ठीक, तो ग्लाइकॉल की अगर हम लोग बात करें तो ग्लाइकॉल हो जाएगा आपका इथेन 1,2 डायॉल, और ग्लिसरॉल हो जाएगा आपका प्रोपेन 1,2,3 ट्रायॉल। ठीक, ये तीन ले लिए। यहाँ CH2 आ गया, CH2, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका CH3OH, और यहाँ पर भी आ गया आपका, CH कर देता हूँ और यहाँ CH2 कर देता हूँ, CH2 CH, और यहाँ पर भी क्या आ गया? CH2H। ठीक है, अब ये देखो ये इथेन 1,2 डायोल, ये प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो मुझे बताइए एक्टिव हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में देखिए, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन और ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा? है। और जबकि हम यहाँ पर बात करें तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया बेटा? OH, तो ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल है। अब मुझे बताओ इसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? 2। इसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन? 3। जिसमें जितने ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन, क्या वो उतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? हाँ। अब जब ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसकी लेयर ज्यादा जुड़ेंगी, और लेयर ज्यादा जुड़ेगी तो ये आसानी से फ्लो नहीं होगा, जबकि ये आसानी से फ्लो करेगा। जो आसानी से फ्लो करेगा वो लेस विस्कस, और जो मुश्किल से फ्लो करेगा वो मोर विस्कस। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ अ लिक्विड भी बोल सकते हो, या फिर विस्कोसिटी को आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस टू फ्लो भी ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस टू फ्लो भी ज्यादा होगा। जो मुश्किल से फ्लो करे वो मोर विस्कस, जो आसानी से फ्लो करे वो लेस विस्कस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, है ना, तीन प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। ध्यान सुनते जाएगा, ध्यान से देखते जाएगा। थर्ड नंबर पे जो हम लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं बेटा? वॉलेटिलिटी। ठीक है, चौथे नंबर पे जो हम प्रॉपर्टी लेंगे वो आ जाएगा वेपर प्रेशर, और पांचवें नंबर पे जो हम लोग प्रॉपर्टी लेंगे वो प्रॉपर्टी आ जाएगी बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पांचवें नंबर पे जो प्रॉपर्टी हम लोग ले लेंगे वो प्रॉपर्टी कौन सी आ जाएगी बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए इन सब के ऊपर बात करते हैं, वॉलेटिलिटी, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। पहले इन तीनों का मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, तो उसको समझ लेते हैं फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं। बेटा मान लो ये लिक्विड ए है और मान लो ये लिक्विड बी है। ये जो लिक्विड ए है ना, ये लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए यहां पर, और ये लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बना दिए मैंने यहां पर। अब मान लो लिक्विड ए में इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? है। ठीक है, ऐसा मान लिया।
कि इनके बीच में क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग कौन सी मान के चल रहे हैं, इंट्रा या इंटर? इंटर। ध्यान रखना इस पूरे टॉपिक में जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हम लोग कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बल्क प्रॉपर्टी पर इफेक्ट नहीं डालती। अब मान लो ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने का मतलब इवन बाय चांस अगर यहाँ इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो भी उसका वही मीनिंग निकलता है, क्योंकि इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना ना होने से बल्क प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जब आपने इसको बीकर को है ना, ये जो ए लिक्विड से भरा हुआ बीकर है और बी लिक्विड से भरा हुआ बीकर है, इसको गर्मा गर्म चूल्हे पे रख दिया। अब देखो जैसे इसको आपने चूल्हे पे रखा तो ये जो नीचे वाले लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, क्या इसको हीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो ये पार्टिकल यही टिकना चाहेगा या ऊपर निकलने की कोशिश करेगा? ऊपर। ऑब्वियसली हीट को रेजिस्ट करेगा, ऊपर जाएगा। अब अगर कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि वो क्या करना चाह रहा है, एस्केप करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? एस्केप। तो अब यहाँ पर बात आती है एस्केपिंग टेंडेंसी की। बेटा जो जिसको ज्यादा हीट मिल रहा होगा, अब देखो इसको भी हीट मिल रहा है, इसको भी हीट मिल रहा है, ये भी एस्केप करना चाहेगा, ये भी एस्केप करना चाहेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आसानी से एस्केप कौन करेगा, ए या बी? बी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपस में इंटरेक्शन नहीं है। जब आपस में इंटरेक्शन नहीं तो इस पार्टिकल को ऊपर जाना आसान है, लेकिन अगर इस पार्टिकल को ऊपर जाना है तो ये अकेले जा नहीं पाएगा, इसके तो हाथ बांध रखे आपने हर तरफ से। तो जब तक इसका ये अट्रैक्शन नहीं टूटेगा, ये अट्रैक्शन नहीं टूटेगा, इधर उधर का अट्रैक्शन नहीं टूटेगा, तब तक ये लिक्विड आगे जा नहीं पाएगा। इसका मतलब मुझे बताइए कि अगर मैं ए और बी की बात कर रहा हूं और इनके वॉलेटाइल नेचर को लेकर बात कर रहा हूं, कौन से नेचर को लेकर बात कर रहा हूं? वॉलेटाइल नेचर। और सेम टेम्परेचर की बात चल रही है ना, कॉमन टेम्परेचर पे बात चल रही है। तो मुझे बताइए ए और बी में से आसानी से वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब वेपराइज होना, कौन आसानी से वेपराइज हो पाएगा कि नहीं, ए या बी? बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका वॉलेटाइल नेचर कम। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉलेटाइल नेचर डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। तो यहां से हमको एक रिलेशन मिल गया कि जो वॉलेटाइल नेचर है या जो वॉलेटिलिटी है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, आइए अभी इसके एग्जांपल भी देखेंगे, बट पहले बाकी प्रॉपर्टीज पे भी बात करते हैं। अब मुझे बताओ ये कम वॉलेटाइल है, ज्यादा वॉलेटाइल है? सेम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, क्या इसके वेपर ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे? ज्यादा। तो इसके वेपर्स बन रहे हैं ज्यादा और इसके वेपर्स बन रहे हैं कम। अच्छा, अब अगली जो टर्म हमको समझनी है वो टर्म कौन सी है? वेपर प्रेशर। कौन सी टर्म समझनी है? वेपर प्रेशर। बताइए दोनों में से वेपर किसके ज्यादा बने, ए के या बी के? बी के। अब जिसके वेपर ज्यादा बनेंगे उन वेपर का प्रेशर भी ज्यादा ही होगा। इसका मतलब है जिसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा उसका वेपर भी ज्यादा बनेंगे, और वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसका वॉलेटाइल नेचर कम है उसका वेपर प्रेशर कम है। तो मुझे बताइए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका वेपर प्रेशर कम। मतलब यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब यही वाला रिलेशन यहां भी आ जाएगा कि वेपर प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वॉलेटाइल ही नहीं हो पाएगा, वॉलेटाइल हो नहीं पाएगा तो वेपर बन नहीं पाएंगे, वेपर बन नहीं पाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए अगले केस में अगला जो पॉइंट हमको समझना वो समझना इनके बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमें समझना वो समझना इनके बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। मुझे एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल कर जाए उसको, जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 760 mmHg हो जाए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, तो आपको क्या करना है कि आपको इतना बॉईल करना है कि इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए 760, और इसको भी इतना बॉईल करना है कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए 760। जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को अपन क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ इसके वेपर प्रेशर को 760 पहुंचाना आसान है या मुश्किल है? आसान। आसान है, ये तो जल्दी वेपराइज हो रहा है, इसका तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, ये तो आसानी से वेपराइज होता जाएगा ना। वेपराइज आसानी से होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर भी ये क्या बना लेगा बेटा? 760 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में आपको 760 mm ऑफ Hg देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में कंडीशन को देखें तो एक बात बताओ, दोनों में से किसको बॉईल कराना मुश्किल है, ए को या बी को? ए को। अगर इसको बॉईल कराना मुश्किल है तो इसको बॉईल कराने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा। और इसको बॉईल कराना आसान है, मतलब इसको बॉईल कराने के लिए टेम्परेचर क्या लगेगा? कम। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आती है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको बॉईल करना मुश्किल होगा,
और बॉईल करना मुश्किल होगा तो टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसी कंडीशन आ रही है आपके सामने। तो यहां पर आ जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये तीनों जो हमने रिलेशन लिखे हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमको इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल को समझना है, तो आइए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो एग्जाम्पल हमको पढ़ना है वो कॉमन ही एग्जाम्पल लेंगे तीनों में हम लोग, और वो कॉमन एग्जाम्पल है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोगों ने इन दोनों के ऊपर डिस्कशन किया था कि कौन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है और कौन पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है। आइए बात करते हैं पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर यहां पर कौन आ गया, ये OH, और यहां पर कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, NO2 ग्रुप आ गया, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल की जो कंडीशन है वो कैसी आ जाएगी, इस तरह से यहां पर आ जाएगा NO2, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब एक बात समझना यहां पर ध्यान से बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में मुझे बताइए क्या यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती कि नहीं हो सकती, हो सकती। और इसी तरीके से अभी आपको इंट्रा नहीं देखना, आपको तो मॉलिक्यूल में, आपने बीकर जो लिया उसमें बहुत सारे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होंगे, तो अगला भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन देखना है, विद इन द मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर एक बीकर है जिसमें ये भरा हुआ है और एक बीकर है जिसमें ये भरा हुआ होगा, ठीक है ना, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे खूब सारे। तो यहाँ पर आपने ले लिया NO2, रिवर्स में ले लेते हैं, है ना, फ्लिप करके ले आते हैं इसको, ये आ गया। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन है क्या, नहीं। यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा। इंट्रा का होना या ना होने से दोनों के आपस के अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, इंटर। क्या इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरे मॉलिक्यूल पर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी दूसरे मॉलिक्यूल पर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसको जब आप हीट करोगे तो ये मॉलिक्यूल आसानी से इवेपोरेट होगा या ये आसानी से इवेपोरेट होगा, पहला बात। और जो आसानी से इवेपोरेट होगा उसका वॉलेटाइल नेचर ज्यादा, और इसीलिए दोनों में से मोर वॉलेटाइल कौन हो जाएगा बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि आसानी से वेपराइज होगा। अच्छा, जो आसानी से वेपराइज होगा क्या उसके वेपर ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, ज्यादा। तो ऑब्वियसली अगर इन दोनों में अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। फिर आगे बात करते हैं किसके बारे में बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मुझे बताइए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट, मुझे बताइए आसानी से बॉइल कौन हो जाएगा इनमें से, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और किसको बॉइल करना मुश्किल होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है तो ये आसानी से बॉइल नहीं होगा, और बॉइल नहीं होगा तो बॉइल करने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। तो नोट कर लेंगे एग्जाम्पल्स है, ये सारे एप्लीकेशंस हैं और ये आपस में इंटर रिलेटेड थे, तो इसलिए अपन ने पहले इनको समझ लिया और एग्जाम्पल एक कॉमन ले लिया। उसका क्या करना है, उसमें क्या करेगा, यही तो लिखा है सबसे पहले, ये वाली स्लाइड की बोल रही है, और इसके पीछे क्या है, दो ही स्लाइड है। हाँ,
लिख लिया बेटा, चले आगे बढ़े। अब इसके बाद देखो ये जो एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़ी है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे केसेस हम लोगों ने देख लिए, एप्लीकेशन देख लिए। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमें पढ़नी है वो कैटेगरी आती है बेटा वीक फोर्सेस की, ठीक है। अब वीक फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो वीक फोर्सेस क्या होते हैं, तो आइए इस पे थोड़ा सा मैं पहले डिस्कशन दे देता हूँ आपको ब्रीफ, ताकि हम लोग जब यूज करें तो हमें इनका मीनिंग पता रहे, ठीक। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर के अंदर हमें जिस टाइप के इंटरेक्शन पढ़ने होते हैं वो कौन से इंटरेक्शन पढ़ने होते हैं, आयन आयन का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन वगैरह कुछ भी बोल दे, और एक पढ़ना होता है आयन का मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, और एक पढ़ना होता है बेटा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, ठीक है। ये तीन तरह के इंटरेक्शन या तीन तरह के अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन अपने को पढ़ने होते हैं, ठीक। इनमें से आयन आयन का जो अट्रैक्शन होगा ये किस कैटेगरी में जाएगा बेटा, आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ आयनिक बॉन्ड वीक फोर्स होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वीक फोर्स। तो यहाँ पर ये जो आयनिक बॉन्ड है इसको अपन यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन बचे हुए जो दो इंटरेक्शन है ना, कौन कौन सा, आयन मॉलिक्यूल का और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का, ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं बेटा, वीक फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ध्यान सुनते जाइए, ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, वीक फोर्सेस। तो वीक फोर्स दो मेन टाइप के होते हैं, एक तो आयन और मॉलिक्यूल के, दुनिया का कोई भी आयन और कोई भी मॉलिक्यूल उनके बीच में भी वीक फोर्स होता है, और दुनिया के दो मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होता है बेटा, वीक फोर्स होता है। लेकिन देखो आयन तो आयन ही होता है, चाहे कैटायन हो एनायन हो, उस पर चार्ज होगा, आयन होगा। लेकिन मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। अब मॉलिक्यूल दो टाइप के कैसे हैं, तो आइए उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान सुनते जाइएगा। मॉलिक्यूल दो टाइप के, एक होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो, और एक होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, नॉन जीरो। जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो है ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, और जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, पोलर। अच्छा मुझे बताइए जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल में ले लिया H2, तो H2 में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो दोनों हाइड्रोजन पे कम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगी या बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बराबर। इसका मतलब ना इस पे कोई डेल्टा प्लस आ रहा है ना इस पे कोई डेल्टा माइनस आ रहा है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं आ रहा है, इसीलिए तो नॉन पोलर बोल रहे हैं। जबकि अगर यहां पर मैंने एग्जांपल लिया मान लो HF का, तो क्या हम लोग जानते हैं कि HF में हाइड्रोजन पे डेंसिटी कम होगी, और जबकि फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इस पे क्या आ रहा होगा, डेल्टा प्लस, और इस पे क्या आ रहा होगा बेटा, डेल्टा माइनस। अब एक बात बताओ, इस पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ रहा है और इस पे कोई डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पोलैरिटी या डाइपोल डेवलप हो गया है और इसके अंदर डाइपोल डेवलप नहीं हुआ है। तो जो पोलर स्पीशीज होते हैं ना उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो किसकी तरह से काम करते हैं बेटा, डाइपोल की तरह। और जो नॉन पोलर स्पीशीज होते हैं हम लोग उनको बोलते हैं कि वो डाइपोल की तरह काम नहीं करते। अब सुनना, क्या इसके ऊपर ये प्लस और माइनस हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, क्योंकि इस पे पोलर है तो इस पे प्लस और माइनस तो हमेशा रहेगा। तो जिनके ऊपर डाइपोल रहता है और हमेशा डाइपोल होता है ना, उनके डाइपोल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट डाइपोल। मतलब इस पे डाइपोल रहना ही है, तभी तो ये पोलर है और इसीलिए इसका डाइपोल जो होगा वो कैसा होगा, परमानेंट। अब मुझे बताओ इसके ऊपर कोई डाइपोल है या नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैं इसके पास में यहां पर कोई चार्ज ले आऊं, क्या ले आऊं, चार्ज, इसमें खुद का कोई प्लस माइनस नहीं है, लेकिन इसके सामने मैं कोई चार्ज बॉडी ले आऊं जिसके ऊपर प्लस हो माइनस हो, डेल्टा प्लस हो डेल्टा माइनस हो, तो बेटा ये प्लस या ये जो चार्ज आएगा ना ये अपना काम दिखाना चालू करेगा। कैसे काम दिखाना चालू करेगा, प्लस का ये जो डॉट मैंने बना रखे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। बताइए प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा, अट्रैक्ट। जब ये इस पे अट्रैक्शन लगाएगा तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इधर की जो डेंसिटी है ना वो भी थोड़ी देर के लिए इधर आ जाएगी, और जब वो डेंसिटी इधर आएगी तो ये सिनेरियो कैसा बन जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसके ऊपर बताइए इसकी वजह से इसके ऊपर क्या यहाँ पर प्लस और इसके ऊपर माइनस डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये जो डाइपोल आ रहा है, ये जो डाइपोल आ रहा है, ये डाइपोल इसका खुद का डाइपोल है या किसी और की वजह से है, किसी और। खुद की प्रॉपर्टी जो होती है वो सेल्फ प्रॉपर्टी होती है, किसी और की वजह से आने वाली प्रॉपर्टी को इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड। जैसे फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक के ऊपर चार्ज था पर उसकी वजह से आगे जो दो चार चीजें उनपे भी चार्ज आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस हो जाना। तो देखो इसके पास H2 के पास खुद का कोई चार्ज नहीं था, प्लस माइनस नहीं था, लेकिन जब इसके सामने अपन किसी और चार्ज बॉडी को लाए तो इसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी देर के लिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ जाएगा। मतलब इसके अंदर जो डाइपोल आ रहा है, इसके अंदर ये जो डाइपोल आ रहा है ये खुद का डाइपोल है, किसी और का डाइपोल है, बेटा किसी और की वजह से आने वाला डाइपोल है, और इसीलिए इस डाइपोल को डाइपोल ना बोल के क्या बोला जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल।
और ये डाइपोल परमानेंट है, ये तो खुद का था, लेकिन ये डाइपोल किसी और की वजह से आया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इंड्यूस डाइपोल। और वो वाला डाइपोल परमानेंट होता है, ये वाला डाइपोल टेम्पररी होता है। कैसा होता है बेटा, टेम्पररी। क्यों हो गया टेम्पररी, ध्यान सुनना। जैसे इस Na+ को मैंने रखा तब तो ये हो गया, अब इस Na+ को उठा के ले जाओ, थोड़ी देर के बाद ये घूम फिर के जैसा था वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी इनिशियल स्टेट थी। तो इसीलिए ये जो डाइपोल आएगा इंड्यूस डाइपोल, इसको क्या बोलेंगे बेटा, टेम्पररी डाइपोल। अब आप ध्यान से देख लें, यहां पर दो टर्म आएंगे आपके सामने बार बार, एक तो डाइपोल और एक इंड्यूस डाइपोल। तो जब भी मैं डाइपोल शब्द का इस्तेमाल करूं तो आपको समझ जाना है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। और जब भी मैं इंड्यूस डाइपोल की बात करूं तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इधर देखना, आयन का इंटरेक्शन जब आप मॉलिक्यूल से करा रहे हो तो मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल पोलर होगा तो आयन के साथ पोलर मॉलिक्यूल आएगा, और या फिर मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होगा तो आयन के साथ कौन आएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब मुझे बताओ, आयन के साथ जब पोलर मॉलिक्यूल आएगा, आयन के साथ जब पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और जब आयन के साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये नाम आपको पढ़ने। इसी तरीके से मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा, मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, या तो पोलर या नॉन पोलर। तो ऐसा हो सकता है कि भैया ये पहला वाला भी मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा वाला भी पोलर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पहला वाला पोलर हो और दूसरा वाला नॉन पोलर हो, या पहला वाला नॉन पोलर और दूसरा वाला पोलर हो, कोई एक पोलर कोई एक नॉन पोलर। और एक ऐसा हो सकता है कि ये भी नॉन पोलर हो और ये भी नॉन पोलर, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। अब मुझे बताओ, जब दोनों पोलर होंगे तो इस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्योंकि पोलर को क्या बोलते हैं, डाइपोल, और दूसरे पोलर को भी क्या बोलेंगे, डाइपोल। तो इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। और इसको क्या बोलते हैं थोड़ी देर के बाद देखते हैं अपन उसको अलग से, ठीक है। आइए, तो अब हम लोग यहाँ पर 5 फोर्सेस पढ़ेंगे। 5 फोर्सेस कौन से पढ़ेंगे, एक तो आयन के साथ पोलर, एक आयन के साथ नॉन पोलर, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में आएंगे पोलर 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 नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर। ये कौन सा इंटरेक्शन है, आयन मॉलिक्यूल का। ये कौन सा इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का। ये भी वीक फोर्स है, ये भी वीक फोर्स है। तो ये दोनों वीक फोर्स है, लेकिन इस वाले वीक फोर्स को सिर्फ वीक फोर्स बोलेंगे और इस वाले वीक फोर्स को वंडरवॉल फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंडरवॉल। तो वंडरवॉल फोर्स वीक फोर्स है, लेकिन वंडरवॉल फोर्स किसके बीच में लगता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में। ये भी वीक फोर्स है, लेकिन इसको वंडरवॉल फोर्स नहीं कहा जाता। ये बात समझनी जरूरी थी, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। वीक फोर्सेस में पहले हम आयन और मॉलिक्यूल की बात करते हैं, उसमें दो केस आएंगे। पहला केस ले रहा हूं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और दूसरा केस लेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। आइए इस पे समझते हैं। पहले मुझे बताइए, आयन डाइपोल अट्रैक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये अट्रैक्शन कहां एग्जिस्ट करेगा और कब कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक तो आयन हो और डाइपोल का मतलब है मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, पोलर। तो एक आयन हो और एक पोलर मॉलिक्यूल हो तो ऐसे अट्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करूं तो ये कहां एग्जिस्ट करेगा उसके ऊपर बात कर ले, तो एक कौन हो बेटा, आयन, और दूसरा कैसा हो बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। तो इसके बीच में क्या लगेगा बेटा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब इसके एग्जांपल्स देखने आपको, तो बेटा एग्जांपल में अलग से कुछ रटने की कोशिश नहीं करनी है, एग्जाम्पल अपने को सिर्फ समझना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में ध्यान सुनना, रटना नहीं है। एग्जाम्पल क्या करना है, समझना है। और क्या समझना है, ध्यान सुनिए। दुनिया का कोई भी आयन ले लो और दुनिया का कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले लो। जैसे आयन में आपकी जो मर्जी है वो आयन आप लिख सकते हो ना, ऐसा मत सोचना कि मैं जो लिख रहा हूं यही याद करने हैं। दुनिया का कोई भी कैटायन कोई भी एनायन ले लो और साथ में कोई भी पोलर मॉलिक्यूल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल होते क्या है या कौन से होते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है, मैंने बोल दिया वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, मैंने बोल दिया C6H5Cl एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो दुनिया का कोई भी आयन आए और उसके सामने कोई भी मॉलिक्यूल आए पोलर वाला, तो इस अट्रैक्शन को क्या बोलोगे आप, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। आयन नॉन पोलर, बेटा दुनिया का कोई भी आयन ले लो, OH- ले लिया, ये सपोज मैंने Mg2+ ले लिया, ये सारे आयन हैं। और आयन के सामने कैसा लाना है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन, जिसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0। तो जैसे H2 लिख दिया, ये नॉन पोलर है। मैंने CH4 लिख दिया, ये नॉन पोलर है। मैंने बेंजीन लिख दिया, ये नॉन पोलर है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि इनका खुद का कोई डाइपोल नहीं होगा, क्योंकि इनका डाइपोल मूवमेंट 0 है।
पर इसकी वजह से इसके अंदर, इसकी वजह से इसके अंदर, इसकी वजह से इसके अंदर डाइपोल डेवलप हो जाएगा और इसे बोलेंगे बेटा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। वीक फोर्सेस में अगली जो कैटेगरी आ जाती है, ये भी वीक फोर्स ही है, लेकिन इस वीक फोर्स को क्या बोला जाएगा बेटा? वंडरवॉल्स फोर्स। अब अगर मैं वंडरवॉल फोर्स की बात करूं, ध्यान सुनना, तो वंडरवॉल फोर्स की जो कंडीशन है ना, उसमें सबसे पहला जो कंडीशन आ जाता है वो क्या आ जाता है बेटा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ध्यान सुनते आइएगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है ना, इसको कई जगहों पर कीजोम फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कीजोम फोर्स। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है कीजोम फोर्स है, उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, वंडरवॉल फोर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? आयन मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। और यहां पर दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे इस बार? पोलर एंड पोलर। तो दुनिया के कोई भी दो पोलर मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं और उन दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन हो जाएगा, उस अट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा बेटा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी दो पोलर एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो मैंने यहाँ H2O ले लिया और यहाँ पर CH3Cl ले लिया, तो बेटा ये भी पोलर है वो भी पोलर है, तो पोलर पोलर में कौन सा अट्रैक्शन लगेगा? डाइपोल डाइपोल। मान लो मैंने यहां लिख दिया NH3 और यहां मैंने लिख दिया NH2, तो बेटा ये भी पोलर है वो भी पोलर है, तो इनके बीच में क्या लग जाएगा? डाइपोल डाइपोल। या फिर मैं यहां पर इसमें एग्जांपल और चेंज ही कर देता हूं, यहां पर मैंने ले लिया C6H5Cl, तो ये भी पोलर है ये भी पोलर है, क्या लग जाएगा? डाइपोल डाइपोल। इसी तरीके से कोई और पोलर लेना हो तो मान लो आपने ले लिया CH2Cl2 और यहां ले लिया बेटा CHCl3, तो ये भी पोलर है वो भी पोलर, तो इनके बीच में क्या लग जाएगा? डाइपोल डाइपोल। तो एग्जाम्पल अलग से रटने नहीं है इनके, बस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। फिर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल पोलर और दूसरा क्या जाए? नॉन पोलर। तो पोलर वाले को तो क्या बोलेंगे? डाइपोल, और नॉन पोलर के अंदर क्या होगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अगला जो अट्रैक्शन आएगा वो आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, और इस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन को कई बार डिबाई फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिबाई फोर्स। ऊपर वाले को बोलते हैं कीजोम फोर्स, अगले वाले को क्या बोलते हैं बेटा? डिबाई फोर्स। नाम से अब समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो फोर्स है ये कहां एग्जिस्ट करेगा? डाइपोल का मतलब कैसा मॉलिक्यूल? पोलर। और इंड्यूस डाइपोल का मतलब कैसा मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। तो एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, ऐसे अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल को याद नहीं करेंगे, बस समझना अपने कॉन्सेप्ट को। कोई भी एक पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे वाटर पोलर है, HF पोलर है, या CH3Cl पोलर है, और पोलर के सामने दूसरा कौन आ जाए? नॉन पोलर। जैसे नॉन पोलर में मैं बात करूं तो CH4 नॉन पोलर है, PCl5 नॉन पोलर है, SF6 नॉन पोलर है। तो ये पोलर नॉन पोलर का जो इंटरेक्शन होगा इसको क्या बोलेंगे बेटा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। इसके बाद आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, जिसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है, इसको कई बार लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कहा जाता है। तो यहां पर आ जाते हैं अपन लंदन डिस्पर्शन फोर्स पे। बेटा ये वाला जो अट्रैक्शन है ये कहां एग्जिस्ट करेगा? जब दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे? नॉन पोलर एंड नॉन पोलर। तो जब दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है ना, इस इंटरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। और इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो दोनों स्पीशी कैसे ले लेने? नॉन पोलर। CH4 नॉन पोलर है और बेंजीन भी नॉन पोलर है। H2 नॉन पोलर है, दूसरा H2 भी नॉन पोलर है। अकेला एटम नॉन पोलर मान के ध्यान रखना, इनर्ट गैस का एटम अगर कभी भी आ जाए ना, तो देखो हमने यहाँ क्या लिखा है? मॉलिक्यूल की बात चल रही है, लेकिन ये तो एटम है। पर याद रखना कभी भी इनर्ट, क्योंकि इनर्ट गैस मॉलिक्यूल तो बनाएगा नहीं जनरली, ठीक है? तो इनर्ट गैस का अगर एटम आता है ना, तो अकेले एटम को भी क्या माना जाता है? नॉन पोलर माना जाता है। नोट करें पहले से, फिर इसमें कुछ और बातें हमें डिस्कस करनी है, वो देखते हैं वन बाय वन।
पढ़ ले। साढ़े 7 चालू होगा तब देख लेंगे कौन जीता कौन क्या कर रहा है। चलिए बेटा ना, अब ये जो सारे फोर्सेस आपके सामने लिखे हुए हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आयन और मॉलिक्यूल की बात करूं, ध्यान सुन रहा है ना, यहाँ पर दो तरह के इंटरेक्शन है। ये वाले कौन है बेटा? आयन मॉलिक्यूल। और ये तीनों कौन है बेटा? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। इनमें बताइए मुझे, आयन मॉलिक्यूल मतलब आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल, दोनों में से अगर ये दोनों ही वीक है, ये पांचों ही वीक है, पर एक एक करके बात करते हैं। बताइए इन दोनों में अगर स्ट्रॉन्ग और वीक डिसाइड करना हो कि आपस में कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा? आयन डाइपोल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और आयन इंड्यूस डाइपोल वीक होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये परमानेंट और परमानेंट है, और ये परमानेंट है और ये चार्ज टेम्पररी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में टेम्पररी डाइपोल आता है, ठीक है? तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अच्छा, इन तीनों में बात करना हो, कीजोम, डिबाय और लंदन फोर्स में से, तो बेटा पोलर 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 का डाइपोल परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है? परमानेंट। तो ये परमानेंट परमानेंट है, ये परमानेंट टेम्पररी है, और ये टेम्पररी टेम्पररी। तो इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? कीजोम, फिर डिबाय, फिर लंदन फोर्स। तो आइए यहाँ पर नोट में हम लोग कुछ बात करेंगे, और उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ का। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ भी किसका? वंडरवॉल फोर्सेस का। तो मुझे बताइए वंडरवॉल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा आ जाएगा बेटा? कीजोम। उससे वीक कौन सा हो जाएगा? डिबाय। और उससे वीक कौन होगा बेटा? लंदन फोर्स। और दूसरा एक और पॉइंट आपने कई बार सुना होगा कि वंडरवॉल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी कंपाउंड का अगर मास ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है, तो उसका वंडरवॉल फोर्स भी क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार यूज भी आएगा। वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। चलिए, है ना? ये ऑर्डर लिखने के बाद, ये दोनों ऑर्डर्स को लिखने के बाद अपन कुछ यहाँ पर कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे, और वो कंडीशंस क्या होगी उस पर बढ़ते हैं। देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ पर तीनों वंडरवॉल फोर्स का ऑर्डर बना लिया, लेकिन अपने पास टोटल वीक फोर्स कितने? 5। अब अगर पांचों का ऑर्डर बनाना हो कि भाई इन पांचों में से कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? कौन सा होगा? अगर इसको मैं नंबर देता हूं 1 2 3 4 5, तो बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट। सेकंड नंबर पे थर्ड आएगा। 1 3 2 4 5 ये ऑर्डर बनेगा, ध्यान रखिएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयन डाइपोल, फिर उससे वीक होता है डाइपोल डाइपोल, फिर होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे वीक कौन होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है? उसका कारण क्या होता है? कारण समझेंगे। इस पे जो चार्ज होता है वो परमानेंट होता है, इस पे भी चार्ज परमानेंट होता है। ये परमानेंट और टेम्पररी है, तो ये बाद में आएगा। पहले परमानेंट 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 परमानेंट, फिर परमानेंट टेम्पररी परमानेंट टेम्पररी, और फिर लास्ट में कौन आएगा? टेम्पररी टेम्पररी।
तो इसमें आप सी वाला पॉइंट बना के लिखेंगे, सी वाले पॉइंट में ऑर्डर लिखोगे, नाम लिखना आप पूरा, मैं यहाँ पर बस ऐसे लिख देता हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें कौन होगा 1, फिर कौन होगा 3, फिर कौन होगा 2, फिर कौन होगा 4 और फिर कौन होगा 5, ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है। आप पूरा लिखेंगे। पहला आएगा आयरन डाइपोल, दूसरा आएगा डाइपोल डाइपोल, पहला आएगा आयरन डाइपोल, दूसरा आएगा डाइपोल डाइपोल, फिर आएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, पहले नंबर पे आयन डाइपोल, दूसरे नंबर पे डाइपोल डाइपोल, तीसरे नंबर पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, चौथे नंबर पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लास्ट में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्ट्रॉन्गेस्ट पे कौन आ जाएगा? आयन डाइपोल, सेकंड नंबर पे डाइपोल डाइपोल, तीसरे नंबर पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, चौथे नंबर पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लास्ट में कौन आएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पूरी कंडीशन पढ़ ली कि भाई किस तरह से यहाँ पर जो है ना स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी। अब इसके आगे कुछ और बातें कर एक बात समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ वगैरह की बात करूं तो पांचों का ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ अपन ने देख लिया, लेकिन एक बात बताओ, क्या वीक फोर्सेस में एक और वीक फोर्स होता है और उस वीक फोर्स का नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप में स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है? वीक फोर्स। अभी अपन ने यहाँ पर 5 वीक फोर्स पढ़े, हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक वीक फोर्स है। अगर बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड को भी इसमें अगर इंक्लूड करना हो तो मुझे बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड इन पांचों से स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, क्या होगा, बीच में आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक वीक फोर्स है, ये भी वीक फोर्स है ना। इन पांचों की बात करी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी अगर इस ऑर्डर में फिट करना हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर फिट होगा? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड सारे वीक फोर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, गलत बात। आपको कैसे एक काम करो, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा है अपन ने, हाइड्रोजन बॉन्ड निकालिए, डेफिनेशन निकालिए, पहला पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन निकालिए। हाइड्रोजन क्या है डेफिनेशन उसकी? इट इज अ टाइप ऑफ आयन डाइपोल या फिर डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड खुद ही इनमें से, हाइड्रोजन बॉन्ड या तो ये है और या तो ये है। हाइड्रोजन बॉन्ड या तो ये 1 नंबर वाला फोर्स है या फिर 3 नंबर वाला फोर्स है। अब मान लो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला है, डाइपोल डाइपोल, तो फिर वो सारे वीक फोर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग भी कोई है। लेकिन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ये वाला है तो वो सब में क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो अपने को ये समझना है कि मार्केट में लोग बाग ऐसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड आया तो सारे वीक फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जनरली वीक फोर्स से स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हमेशा वो जरूरी नहीं, वो डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस टाइप का है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल है और उसके सामने कोई दूसरा आयन डाइपोल आ गया तो आयन डाइपोल स्ट्रॉन्ग रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ही आयन डाइपोल है फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट रहने ही वाला है। क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे जिससे हमको और क्लैरिटी रहे। क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन द टाइप ऑफ फोर्स, डिटरमाइन द टाइप ऑफ फोर्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंगस्ट देम। Determine the type of force and strongest force amongst them. ठीक है, ये एक इंटरेक्शन आपको दिखा रखा है यहाँ पर Na प्लस और वाटर और इसके बीच में ये अट्रैक्शन दिखा रखा है अपन ने। ठीक है, इसी तरीके से मान ले यहाँ पर आपको दे दिया NH3 और यहाँ पर आपको दे दिया NH3 और बोला इसके बीच में आपको क्या देखना है बेटा? इंटरेक्शन देखना है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया NH3, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया H2, सपोज इनके बीच का आपको इंटरेक्शन देखना है। और सपोज इसी तरीके से हमने यहाँ लिख दिया H2 और यहाँ पर भी लिख दिया H2 और इसके बीच का आपको बोला गया कि आपको इंटरेक्शन देखना है। पहले इनके टाइप को पहचानो, सबके टाइप पहचानी क्योंकि एग्जाम में टाइप पहचानने का क्वेश्चन हो सकता है। बेटा पहला वाला टाइप कौन से टाइप का? आयन डाइपोल, वेरी गुड। एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल है तो आयन डाइपोल। सेकंड वाला डाइपोल डाइपोल, वेरी गुड। तीसरा वाला डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और चौथा वाला इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? पहला वाला। हालांकि यहां पर अमोनिया अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कि नहीं होती? होती है। ये कौन सा केस है? डाइपोल डाइपोल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल और डाइपोल डाइपोल से स्ट्रॉन्ग कौन होता है? आयन डाइपोल। इसीलिए उसी को स्ट्रॉन्ग मानना ही पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से टाइप का है? डाइपोल डाइपोल।
ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आपको बताया था, मॉलिक्यूल पोलर नॉन पोलर इंड्यूस्ड डाइपोल को क्या बोलते हैं, टेम्पररी, और जो नॉर्मल डाइपोल होता है उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट डाइपोल। ये लिखना हो किसी को तो कहीं पे कोपचे में लिख लेना, ताकि बाद में कंडीशन क्लियर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल का मतलब है आपको वो ढूंढना है जो पोलर हो। कई बार क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स टेम्पररी डाइपोल, तो आपको कौन सा ढूंढना है, जो कैसा होगा, नॉन पोलर। कौन से क्वेश्चन? हाँ, तो उसमें ऊपर वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड मान ले कि इंसान है, व्यक्ति है। व्यक्ति दो तरह के हो सकते हैं, नर और नारी। अब तेरे बारे में बात कर रहे हैं तो तू दोनों तो नहीं हो सकता, एक ही हो सकता ना। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं, एक आयन डाइपोल और एक डाइपोल डाइपोल। पर जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें तो कोई एक ही होगा ना, या तो आयन डाइपोल होगा या डाइपोल डाइपोल होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, डाइपोल डाइपोल। तो ये डाइपोल डाइपोल है, लेकिन वो बिना हाइड्रोजन बॉन्ड के भी आयन डाइपोल है, और आयन डाइपोल तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, इसलिए वो टिक करेंगे। वो तो डिपेंड करेगा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड दिया हुआ। चले है ना, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे की कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। एक और बात समझनी यहां पर, जबरदस्त बात जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है फिजिकल केमिस्ट्री में और स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर। क्या बात है, ध्यान सुनिएगा। पॉइंट ये है कि हमने बोला पोलर पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स लग रहा है, कीजोम। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता है कि दुनिया के जो तो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कीजोम तो लगता ही लगता है, लेकिन कोई भी दो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हो ना, चाहे वो पोलर पोलर हो, चाहे पोलर नॉन पोलर, चाहे नॉन पोलर हो, डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो तो हर जगह लगता है। यहां भी डिस्पर्शन फोर्स लगता है, यहां भी डिस्पर्शन फोर्स लगता है, और वहां तो लगता ही लगता है। इसका मतलब है डिस्पर्शन फोर्स यहां भी है, यहां भी है। अभी हाँ, यहां मेजोरिटी, जो मेजोरिटी इफेक्ट होगा वो किसका होगा, कीजोम का। लेकिन कीजोम के साथ साथ यहां डिस्पर्शन भी है। यहां पर मेजोरिटी फोर्स किसका होगा, डोमिनेटिंग फोर्स किसका होगा, डिबाई का। लेकिन यहां भी कीजोम सॉरी लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स है, और वहां तो डिस्पर्शन फोर्स है ही है। नोट बोल रहा हूं, लिख लेना या पॉइंट लिख लेना कहीं पर भी अलग से, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल, द अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल, द अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव मतलब कंबाइंड इफेक्ट है ना। The attraction between polar and polar molecule is a cumulative effect of Keystone force and dispersion force. Is a cumulative effect of Keystone force and dispersion force. Is a cumulative effect of Keystone force and dispersion force. कहने का तात्पर्य क्या निकला, इधर ध्यान देंगे बोर्ड पे। पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो दो चीजों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। पहला तो कौन है बेटा, कीजोन, और दूसरा कौन है बेटा, डिस्पर्शन। वैसे इसमें भी बात आएगी, देखो क्या, कि द अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डिबाई फोर्स एंड डिस्पर्शन फोर्स। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। द अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, the attraction between polar and non-polar molecule, the attraction between polar and non-polar molecule is a cumulative effect, is a cumulative effect of Debye force, is a cumulative effect of Debye force and dispersion force, is a cumulative effect of Debye force and dispersion force, is a cumulative effect of Debye force and dispersion force, is a cumulative effect of Debye force and dispersion force। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आ सकता है, आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा।
ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिस्पर्शन फोर्स exists between dispersion force exists between फुल फॉर्म लिख लेंगे आप, है ना, इतना समझ में आ जाएगा। पी का मतलब क्या हो गया, पोलर, और एनपी का मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर। एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज। कौन सा फोर्स पूछा गया है, डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन बताओ, पोलर पोलर में डिस्पर्शन होता है कि नहीं होता, होता है, थोड़ा बहुत होता है, इसमें भी होता है, इसमें, पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, थर्ड सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड में सिर्फ डिस्पर्शन होता है। फर्स्ट में तो डिस्पर्शन के साथ साथ कीजोम भी होता है, सेकंड में तो डिस्पर्शन के साथ साथ डिवाई भी होता है, तो अभी आंसर सिर्फ सी जाएगा। अब मान लो यही क्वेश्चन है और ऑप्शन बदल देते हैं। पहला ऑप्शन बोल दिया आपको पोलर एंड पोलर, दूसरा ऑप्शन बोल दिया आपको पोलर एंड नॉन पोलर, तीसरा ऑप्शन बोल दिया आपको नॉन पोलर एंड नॉन पोलर, और चौथा ऑप्शन आपको बोल दिया एओटी। एओटी का मतलब क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। मुझे बताइए इसकी कंडीशन क्या रहेगी, इसकी कंडीशन क्या रहेगी, ऑल ऑफ दिस। क्यों आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां पर पोलर पोलर में भी और पोलर नॉन पोलर में भी और नॉन पोलर में भी, तीनों में आपको क्या देखने को मिल जाएगा बेटा, डिस्पर्शन फोर्स, और इसीलिए ऑप्शन बेस इस बार आंसर कौन सा जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दिस। तो ये दो क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं और आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को देखकर कि भाई कौन सा सेट ऑफ ऑप्शंस आपको दिया है, और उस सेट ऑफ ऑप्शंस को देखकर आप डिसाइड करेंगे कि भाई आंसर सी वाला देना है या आंसर डी वाला देना, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसमें जितने भी वीक फोर्सेस हमें पढ़ने थे वो वीक फोर्सेस या उससे रिलेटेड हम लोगों ने बात करी। नेक्स्ट जो पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो टॉपिक आता है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड द टॉपिक इज बॉइलिंग पॉइंट। आइए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बात करें, आज हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा था बॉइलिंग पॉइंट, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड था, तो वैसे ही कुछ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ कहानी समझा देता हूँ पहले कि हमें क्या क्या केसेस पढ़ने हैं, ताकि जब हम अप्लाई करें तो हमारे दिमाग में पहले से वो केसेस रहे। बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, तीन प्रॉपर्टी बताता हूँ, नाम सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ये तीन ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिना सर पैर की प्रॉपर्टी है। ये मैं बहुत बार बोलूंगा आपको, जब जब ये बातें आएंगी मैं बार बार ये रिपीट करूंगा, ठीक है ना। ये तीनों प्रॉपर्टी क्या है बेटा, बिना सर पैर के। बिना सर पैर की प्रॉपर्टी मतलब इनके कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं होते। किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ऐसा ऐसा एक जनरल ट्रेंड तो चलता ही है, पर वो जनरल ट्रेंड के अलावा बीच में अचानक से कुछ और हो जाएगा, ऐसा होता है इनमें, है ना। खासकर मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी में तो बहुत होता है, बॉइलिंग में बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन हाँ होता है। तो अपन यहां पर अपने सिलेबस के अंदर रहते हुए जो जो चीजें हमारे लिए काम की हम उनको डिस्कस करेंगे, वरना बॉइलिंग पॉइंट में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसके अलावा ढेरों एक्सेप्शंस बोल दो आप उसको, हालांकि वो एक्सेप्शन नहीं होता, हम लोग ये समझ चुके हैं कि जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं वो या तो ऐसा होता है कि वो फैक्टर आपको समझाया नहीं जा सकता इस लेवल पे, ऐसी कुछ बातें होती है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे उसके अलावा भी कुछ ट्रेंड्स हो सकते हैं जो इसको फॉलो ना करें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया ना कभी आया है ना कभी आएगा, तो इसलिए हम अननेसेसरी वो चीज करके अपना दिमाग खराब करने की कोशिश ना करें। तो अपन सिलेबस के अंदर रहते हुए कुछ बातें समझ रहे हैं और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट आपको सॉल्व करना होता है। आइए उस पर बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पहले तो एक बात बताइए, बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है, एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है या बल्क प्रॉपर्टी है? ये सबसे जरूरी चीज है ना, कैसी प्रॉपर्टी है, बल्क प्रॉपर्टी। बल्क प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल के अंदर के अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स। अब इंटर मॉलिकुलर फोर्स दो टाइप के होते हैं, या तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और या फिर इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होगा बेटा, वंडरवॉल फोर्स। भैया इंटर मॉलिकुलर या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी अपन ने, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, और या फिर दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तो दो मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्स तो होगा ही होगा। या तो दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं है तो फिर एक बात पक्की है कि जिसका कोई नहीं उसका वंडरवॉल है। ठीक, अब जैसे मान लो हो सकता है कि इस बीकर को है ना, भगोने पर अपन ने लिक्विड ले लिया, एक भगोने पर ने लिक्विड बी ले लिया, इसको गर्मा गर्म चूल्हे पे बैठा दिया, बैठा दिया। अब जैसे इसको गर्मा गर्म, जैसे आपको कोई गर्मा गर्म चूल्हे बैठा, जब सोचो इमेजिन करो
ठीक है, गरम लगेगा ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एस्केपिंग टेंडेंसी बताया था, बैठे थोड़ी रहेंगे, एस्केप करेंगे ना, गरम लगेगा। तो वैसे ही जो पार्टिकल होते हैं ये भी एस्केप करने की कोशिश करो, जो जितनी जल्दी एस्केप कर जाए वो ज्यादा वॉलेट है, उड़ गया, बढ़िया, बच गया। और जो एस्केप नहीं कर, जिसको बांध दिया इधर से, बोले हाँ ठीक है बहुत तो ऐसी वाली कंडीशन। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और वो नहीं है तो वंडरवॉल तो होगा ही होगा। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं केस को समझते हैं, अलग अलग केसेस, 3 केस बन सकते हैं कि भाई इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। एक तो ये सिनेरियो बन सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि दो में से एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो कौन होगा? वंडरवॉल। और तीसरा केस बन सकता है कि दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, इसमें भी वंडरवॉल हो और इसमें भी। ये 3 से बाहर कोई केस बन नहीं सकता, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं है तो वंडरवॉल होगा। तो या तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो, या एक में किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दूसरे में वंडरवॉल हो, या दोनों में वंडरवॉल हो, ये केस बनेगा। पर मान लो अगर ये वाला केस आता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो बेटा उसके लिए पहले अपने को देखना पड़ेगा एक्सटेंट। दो चीजें आती है हाइड्रोजन बॉन्ड में, एक तो एक्सटेंट और एक स्ट्रेंथ। प्रायोरिटी किसको देना है? एक्सटेंट को। एक्सटेंट का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ मतलब? मान लो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये भी बना रहा है। ए कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 4। और बी कितने बना रहा है? 2। 2 मान लिया, कुछ भी, तुम 5 मान लो, क्या परेशानी है? तो ये 4 मान रहे, इसको 2 मान रहे। तो जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एक से बॉन्ड तोड़वाएगा, फिर दूसरे से तोड़वाएगा, फिर तीसरे से तोड़वाएगा, फिर चौथे से तोड़वाएगा, जब जाके तो उछल पाएगा। तब तक तो रोक ही लेगा कोई ना कोई। तो जिसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, उसको उछलने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि बाकी बैठाते रहेंगे कि अभी बैठो, अभी हमको गर्म नहीं लग रहा है, तुम भी बैठो, तुम्हें लग रहा है तो उससे क्या हो गया, है ना? तो जिसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जिसका एक्सटेंट कम वो जल्दी से उड़ के निकल जाएगा, तोड़ के बॉन्ड, भाग भाग उड़ गया। दो ही जगह से बॉन्ड तोड़ने थे। अब मान लो इसने भी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे? 2। और इसने भी क्या बना रखे? 2। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी तो बराबर है, इसको भी 2 जगह तोड़ना है, इसको भी 2 जगह तोड़ना है। फिर अब किसकी बारी आएगी स्ट्रेंथ की, कि किसके 2 मजबूत बॉन्ड हैं और किसके 2 कमजोर बॉन्ड है। जिसके 2 मजबूत बॉन्ड होंगे, रस्सी ज्यादा बांध रखी होगी, तो बोले तोड़ने तो 2 ही है, तोड़ने तो 2 है, लेकिन इन 2 को तोड़ने के लिए रस्सी मोटी तोड़नी पड़ेगी, उसके लिए रस्सी पतली सी धागा बांध रखा, फटाक से तोड़ा, निकल गया। तो पहले क्या देखते हैं? एक्सटेंट, और फिर क्या देखते हैं? और जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब मान लो केस ऐसा आया कि एक में हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे में वंडरवॉल है, तो ऐसे केस में जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा। और अगर मान लो वंडरवॉल और वंडरवॉल दोनों में, मतलब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इसमें भी वंडरवॉल है, इसमें भी वंडरवॉल है, बताओ दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? किसका होगा? जिसका मास, पहले वंडरवॉल कितने तरीके के होते हैं? 3, कीजोम, डिबाय और लंदन। आप मुझे बताओ, अगर कीजोम, डिबाय और लंदन फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले क्या इसमें भी वंडरवॉल है, इसमें भी वंडरवॉल है? मान लो इसका वंडरवॉल कैसा है? कीजोम। और इसका वंडरवॉल कैसा है? लंदन फोर्स है। तो बताओ कीजोम और लंदन की स्ट्रेंथ बराबर होती है, कम ज्यादा होती है? कम ज्यादा। वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा बेटा? ज्यादा। पर मान लो ऐसा हो जाए कि ये भी कीजोम है और ये भी कीजोम है, या ये भी लंदन है और ये भी लंदन है, फिर क्या देखेंगे? मास, जिसका मास ज्यादा उसका वंडरवॉल फोर्स ज्यादा, वंडरवॉल फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये सारे केसेस आने वाले हैं आपके सामने, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके सामने, मान लो HCl और Cl2। अब इसको एक HCl और एक Cl2 नहीं मानना, आपको मानना भगोना भर के HCl है और भगोना भर के Cl2। उस भगोने भर के HCl को चूल्हे पर रख दिया और भगोने भर के Cl2 को चूल्हे पर रख दिया। तो इस भगोने में HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल है और इस भगोने में Cl2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो इसमें इंटरेक्शन तो HCl और HCl का देखना है और इंटरेक्शन तो Cl2 का देखना है, क्योंकि मुझे कौन से फोर्स देखने हैं? इंटर मॉलिकुलर। वो तो HCl की बात होगी और Cl2 की बात होगी। मुझे बताइए, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? अरे कहां होगा बे, इसमें नहीं हो सकता, ये तो फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ही नहीं।
ये तो एक्टिव ही नहीं है। अब एक्टिव ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कैसे? तो ये नहीं बना सकता एच बॉन्ड, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन तो वही होता है ना जो किससे जुड़ा होता है, फोन से, या फिर sp हाइब्रिड कार्बन से, या फिर CF3 से, या फिर, अरे भैया ये हाइड्रोजन तो इनमें से किसी से जुड़ा ही नहीं। हाँ, क्लोरीन Y बन सकता है लेकिन क्लोरीन X नहीं हो सकता। XHY की जब बात करते हैं तो ये X नहीं होता, मतलब इससे इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये X हो सकते हैं, ये X नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, Cl2 में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा? मतलब इसके भगोने में कौन सा फोर्स चल रहा है, वंडरवॉल। इसके भगोने में भी क्या चल रहा है, वंडरवॉल। वंडरवॉल या तो कीजोम होगा, या डिबाई होगा, या लंदन होगा, वो डिपेंड करेगा कि पोलर पोलर है कि पोलर नॉन पोलर है कि नॉन पोलर नॉन पोलर है। अच्छा, इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा ना, देखो 3 तरह के वंडरवॉल होते हैं, कीजोम, डिबाई और लंदन। ये कभी नहीं आएगा, सिर्फ या तो कीजोम आएगा या सिर्फ लंदन आएगा। क्यों ऐसा? ऐसा काहे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1008 तोपों की सलामी मिली थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जिस लिक्विड को बॉईल करने जा रहे हो, मान लो लिक्विड ए है, लिक्विड बी, ध्यान सुनना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पोलर पोलर को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन पोलर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पोलर। अरे जब आप ए को बॉईल करने जा रहे हो तो ए के अगर पोलर तो दूसरा ए भी तो पोलर ही होगा, तो या तो पोलर पोलर होगा, या अगर एक बी नॉन पोलर तो दूसरा बी भी। ऐसा थोड़ी हो सकता कि एक भी पोलर हो जाए दूसरा भी नॉन पोलर हो जाए। ये जब ऐसा बनेगा तब नहीं आएगा, और ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने तो प्योर लिक्विड लिया है। तो प्योर लिक्विड या तो पोलर पोलर ही होगा या नॉन पोलर ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो आपने सेम ले रखे हैं, और इसीलिए डिबाई फोर्स कभी भी नहीं आएगा। कौन कौन सा फोर्स आएगा, तो कीजोम आएगा या फिर लंदन फोर्स आएगा। अब मुझे बताओ HCl पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर। तो जो भगोना भरा उसमें HCl HCl मतलब पोलर 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 मतलब कीजोम फोर्स। और ये पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, होमो डायटोमिक का डाइपोल मोमेंट जीरो, हेट्रो डायटोमिक का नॉन जीरो। तो ये नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब नॉन पोलर। नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर मतलब कौन सा फोर्स आ गया, लंदन फोर्स आ गया। अब मुझे बताओ कीजोम और लंदन फोर्स में से ज्यादा पावरफुल कौन है, कीजोम। और जिसका फोर्स ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो पहला केस तो ये आ गया। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर का जो केस है, मतलब आपको दिया ICl2 और आपको दिया Br2, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है बेटा ये। तो देखिए, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हाइड्रोजन ही नहीं है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन तो होना चाहिए। इसके पास भी हाइड्रोजन, काहे का हाइड्रोजन बॉन्ड, जबरदस्ती थोड़ी उगा लेगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, यहाँ पर भी नहीं, मतलब इसके अंदर कौन होगा, वंडरवॉल। इसके अंदर भी कौन होगा, वंडरवॉल। वंडरवॉल 3 तरह के, कीजोम की, डिबाई की, लंदन। डिबाई तो आएगा नहीं, बस कीजोम लंदन देखना। ये पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर। तो पोलर पोलर भगोने में भरे हुए और नॉन पोलर भगोने में भरे हुए। ये कौन है, कीजोम। ये कौन है, लंदन। अब मुझे बताओ दोनों में से पावरफुल कौन है, कीजोम। तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आ जाएगा, ICl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एज कंपेयर टू Br2। आते तीसरे नंबर के केस पर, ध्यान से देखिएगा। आपको दिया गया H2D2T2, मान लीजिए आपको दिया गया N2P4SH, मान लीजिए आपको दिया गया CH4 SiH4 GeH4 और SnH4। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं, अभी पहले इन पे बात करते हैं। अब आपको इनका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। मान लो भगोने में ये सब भरे हुए एक एक करके, ठीक है। मुझे बताओ H2 में कोई, इनमें, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? फोन वो नहीं है इसमें, कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। मतलब सबके सब कौन है, वंडरवॉल। अब वंडरवॉल में कीजोम, डिबाइल, लंदन पहचाना। ये पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो पूरा भगोने ही नॉन पोलर नॉन पोलर। ये कौन है, पक्का ये समझ आता है ना क्या लिखा है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप है, वो भी हाइड्रोजन ही है ना, बस लिखने का तरीका ही है। तो ये भी नॉन पोलर नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। अच्छा, नॉन पोलर का जो इंटरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, लंदन फोर्स। ये भी लंदन फोर्स है, ये भी लंदन फोर्स है, ये भी लंदन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में पोलैरिटी नहीं आएगी, EN सेम है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में EN सेम है। सल्फर, सल्फर भी EN सेम है। नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, भगोना नॉन पोलर नॉन पोलर, भगोना नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, सारे लंदन फोर्स है। CH4 का डाइपोल मोमेंट जीरो,
तो ये भी नॉन पोलर है, तो ये भी उसी ग्रुप के तो है नॉन पोलर, सारे ही नॉन पोलर है, सारे ही लंदन फोर्स है। अब अल्टीमेटली कीजोम डिवाइड लंदन होता तो उससे सॉल्व कर देते, बट सारे ही लंदन फोर्स है, तो अब क्या लगाना पड़ेगा बेटा, मास। और हम लोग ये जानते हैं कि वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब बताइए इसमें से H2D2 T2 में क्या मास ऐसे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ता है। जिसका मास ज्यादा उसका वंडरवॉल फोर्स ज्यादा, वंडरवॉल फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसका नाम क्या है, अरे मीथेन, क्या सोच रहे हो, इसका नाम क्या है, मीथेन। इसका नाम मीथेन, सीथेन, जीथेन, सनथेन, क्या क्या नाम है, मीथेन, सीथेन, जीथेन, सनथेन। गलत है, गलत है, ठीक है ना। हाँ, इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है सिलेन। क्या नाम है, जीलेन, जीलेन दे, जर्मेन, जर्मनी मत समझ लेना, जर्मनी, स्टेनेन, ठीक है। तो ये नाम पता होने चाहिए, इनके नाम कम से कम पता होने चाहिए कि मीथेन है ना, सिलेन, जर्मेन वगैरह वगैरह, इस तरह के नाम पता होने चाहिए। क्यों है ये नाम पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नाम नहीं पता है तो फिर परेशानी में आप आ सकते हैं। क्योंकि ये जो नाम है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया हाइब्रिडाइजेशन का, आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, आपको बोला जर्मेन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, फॉर्मूला नहीं दिया, नाम दिया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जर्मेन। अब पूरा हाइब्रिडाइजेशन आता है, लेकिन आप अपने आप को बेबस लाचार पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे आप, ठीक है ना। आंसर की का इंतजार करना पड़ेगा, तो ये नाम याद होने चाहिए। छापो इसको बराबर। जीटी की बैटिंग है, 3 ओवर 2 गेंद 32 रन पे 0 विकेट। अरे कोई भी जीते, इनमें से तो क्या ही फर्क पड़ता है। मुंबई, और क्या। गुजरात अगर जीतता तो 2 साल लगातार वाली बात हो जाएगी ना। चेन्नई 2 साल लगातार जीती क्या कभी, नहीं, एक बार जीती है। आरसीबी तो वो मीम चलता है ना आरसीबी का, एक तो कि यमराज आते हैं उठाने एक को, तो बोलते हैं बता बालक तेरी आखिरी इच्छा क्या है, बोले बस आरसीबी को आईपीएल जीतते देखना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा अमर होना चाहते हो मतलब। चले है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन अभी आपको बताए गए, इसके आगे बॉइलिंग पॉइंट में और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसी पे ले लेते हैं, इसी पेज पे। मान लीजिए आपको 6th नंबर पे दिया गया बेटा H2 और He का बॉइलिंग पॉइंट, और 7th नंबर पे आपको दिया गया बेटा O2 और S8 का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बोला गया बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। मुझे बताइए H2 और He, ये किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा नहीं, मतलब सब में क्या होगा बेटा, वंडरवॉल। H2 नॉन पोलर है, तो अगला H2 जो बीकर के अंदर H2 होगा नॉन पोलर, नॉन पोलर। हीलियम, हीलियम भी नॉन पोलर, नॉन पोलर। अकेला एटम नॉन पोलर मानना है, अभी मैंने बताया था आपको। तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों में लंदन फोर्स है, दोनों में लंदन फोर्स है, मतलब मास पे बात जाएगी। H2 का मास 2, हीलियम का मास 4। बताइए किसका मास ज्यादा बेटा, हीलियम का। जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था।
होना आरसीबी को जीतना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर आ गया। वैसे ही O2 और एसिड में बात करें तो इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये तो ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सिक्स वाला पॉइंट समझना। सिक्स वाले पॉइंट में देखो एक बात बताता हूं, ध्यान सुनना, एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में कुछ बातें लिखी थी ग्रुप 18 के बारे में, और नहीं है कर्जे वर्जे इस तरह की बात करी थी हम लोग, वैसे ही यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हीलियम की। हीलियम के बारे में ग्रुप 18 में एक स्टेटमेंट लिखा एनसीईआरटी ने कि हीलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंगस्ट ऑल द नोन सब्सटेंसेस। दुनिया में जितने एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड वंपाउंड जो भी मिले, उनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का है तो वो कौन है बेटा, हीलियम। तो मतलब हीलियम का कंपैरिजन तो दुनिया में किसी के भी साथ आ जाए, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। पॉइंट लिख लेना, इस बात को, लाइन को लिख लेना, एनसीईआरटी की लाइन है ग्रुप 18 की। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, helium has the lowest boiling point, helium has the lowest boiling point amongst all the known substances. Helium has the lowest boiling point amongst all the known substances. Helium has the lowest boiling point amongst all the known substances. ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो 7th नंबर पे KCO2 एसिड, जरा ध्यान से देखेंगे, ये भी लंदन फोर्स है। अब इसमें मास पे जाएंगे तो इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा उसका वंडरवॉल फोर्स ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन ध्यान सुने, ऑर्डर सही है, मास से भी सॉल्व होता है, लेकिन एनसीईआरटी इसको अलग शब्दों में लिखता है। एनसीईआरटी के अंदर लिखा है ग्रुप 16 के अंदर, वो शब्द क्या है कि इसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है और इसकी एटॉमिसिटी कम है। एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। भैया इसमें कितने एटम है, 8। तो ये ऑक्टा एटॉमिक है और वो डायएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक, इस तरह की। तो जिसकी एटॉमिसिटी देखो अल्टीमेटली हो वही रहा है, एटॉमिसिटी ज्यादा है तो एटम ज्यादा है, एटम ज्यादा है तो मास ज्यादा है। लेकिन एनसीईआरटी ने जो रीजन लिख रखा है उसमें मास नहीं लिखा, उसने क्या लिख रखा है, एटॉमिसिटी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कम, और रीजन में एक रीजन उसने दिया मास और एक रीजन दिया एटॉमिसिटी, तो इसके ही नंबर मिलेंगे, मास के ना मिलेंगे। आंसर की का इंतजार करना पड़ेगा। बच्चा मास लगा के वाह मास लगा है उसके बाद आंसर की जब आएगी तो बेबस। तो ध्यान रखना, अल्टीमेट रीजन वही है, एटॉमिसिटी बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। लेकिन एनसीईआरटी ने मास का नाम ही नहीं लिया, उसने किसका नाम लिया, एटॉमिक। बाय चांस ऑप्शन में एटॉमिसिटी ना दे फिर मास ही है, क्योंकि इससे होना वही है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ, एटॉमिसिटी। तो ध्यान रखना, अगर मास और एटॉमिसिटी दोनों आते तो आपको प्रायोरिटी किस शब्द को देनी है, एटॉमिक। लाइन लिख लेना इसके बारे में भी। सल्फर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज हायर एटॉमिसिटी। सल्फर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हायर एटॉमिसिटी या ड्यू टू मोर एटॉमिसिटी, है ना। एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम यूज हो रहे, ड्यू टू हायर या मोर एटॉमिसिटी। तो इसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये जो केसेस अभी अपने देखे तो बॉइलिंग पॉइंट में इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, आइए उसको देखते हैं। 8th नंबर पे आते हैं। देखो यहां पर अब हमें हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कशन करना है, और हाइड्राइड्स के बारे में जो हम डिस्कशन करने वाले ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट हमको पढ़ने हैं। ठीक, तो इसमें सब हेडिंग डाल लेते हैं, नंबरिंग हम वही फॉलो करेंगे लेकिन इसको लिख लेते हैं अलग से। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17, इनके हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड से काफी आ जाए। जैसे इसमें 8th नंबर पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 17 के हाइड्राइड्स और उनका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग यहां पर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं बेटा ग्रुप नंबर 16 और उसके हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं बेटे ग्रुप नंबर 15 और उसके हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट पर हम लोग यहां बात करेंगे। इंडिविजुअली तीनों को देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्डर से। और ये मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके सिलेबस में इनके लिए हमने एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, इनके लिए हमने ड्रैगोज रूल वगैरह वगैरह ये सब चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 17। ग्रुप 17 के एग्जांपल ये हाइड्राइड्स कौन है, HF, HCl, HBr और HI। अच्छा, ग्रुप 16 की बात करें तो एग्जांपल कौन आएगा बेटा, H2O, H2S, H2Se, H2Te या H2PO वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं ग्रुप नंबर 15 पे। तो ग्रुप नंबर 15 के एग्जांपल बताइए कौन कौन हो जाएंगे बेटा, NH3, PH3, ASH3, SBH3,
और BiS3 ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अभी देखो, सबसे पहले ये पहचानिए कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहली कंडीशन आपको समझनी होती है कि वहां पर कौन से टाइप का इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है। मुझे बताइए, क्या इसके अंदर, क्या HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा मुझे बताइए, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि नहीं होता? होता है। और NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि नहीं होता? होता है। ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले एग्जांपल हो गए। अच्छा बाकी सब में देखो तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, तो इसमें क्या लगेगा? वंडरवॉल फोर्स। इसमें क्या लगेगा? वंडरवॉल फोर्स। इसमें भी क्या लगेगा बेटा? वंडरवॉल फोर्स। ध्यान से देखिएगा। अब जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा साइड में रख देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम में क्या लग रहा है? वंडरवॉल फोर्स। तो पहले अपन वंडरवॉल फोर्स वालों का ऑर्डर बनाते हैं, फिर आएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर। ये क्या है? ये क्या है? सारे पोलर होंगे, एक ही ग्रुप की तो कहानी है। तो मतलब अगर अब इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा दो, सब पोलर पोलर, इसका बीकर पोलर 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 पोलर, सारे बीकर पोलर पोलर हैं, इसका मतलब सब में कीजोम फोर्स लग रहा है। और सब में कीजोम फोर्स लग रहा है तो टाइप ऑफ फोर्स सेम है, तो अल्टीमेटली बात किस पे आएगी? मास पे। मुझे बताओ HCl HBr क्या मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या H2O के आगे इनमें मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। क्या इसमें मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। अगर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब HCl से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HBr, और HBr से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HI। ये किस बेसिस पे हुआ? ये हुआ वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सुनते हैं ना अभी ध्यान से। इसमें अगर मैं बात करूं तो मिनिमम पे कौन आएगा? H2S। उससे ऊपर कौन आएगा? H2SE। उसके आगे कौन आएगा? H2T। और ये सब भी किस बेसिस पे होगा बेटा? वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अच्छा आगे बात कर रहा हूं तो बताइए, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 ऐसा कुछ ऑर्डर बनना चाहिए, और ये भी किस बेसिस पे बनना चाहिए? वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब एक बात बताना, इसमें अब हमको किसको इंक्लूड करना है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले को। तो बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली वीक फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता? होता है जनरली, ठीक है ना। तो मुझे बताइए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये ऑर्डर में कहां चला जाएगा? आगे। तो ये आगे चला गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं बेटा? है। तो ये भी ऑर्डर में कहां चला जाएगा? आगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मुझे बताइए, इसी तरीके से अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं बेटा? है। तो ये भी ऑर्डर में कहां चला जाएगा बेटा? मैक्सिमम पे। पर ऐसा नहीं होता। शुरू के दो में ऑर्डर बिल्कुल जो बनना चाहिए था वो बना लिया अपन ने, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में ध्यान सुनेगा, समझिएगा पहले बात को। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही अपने मैक्सिमम पे चले गए ना, ये बढ़ेगा तो सही, लेकिन मैक्सिमम पर नहीं जाता है, ये यहीं पर रुक जाएगा। कहां पर रुक जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहां पर। NH3 आगे तो आया, लेकिन यहीं तक आया। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा, लेकिन मैक्सिमम तक नहीं गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, लेकिन मैक्सिमम नहीं गया। यहां पर आ गया SbH3 और यहां आ गया BiH3। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा इसमें क्यों हुआ? जैसे बाकियों में मैक्सिमम पे गए, इस पे भी मैक्सिमम पे चले जाना था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो चीजें देखते हैं, एक तो एक्सटेंट और एक स्ट्रेंथ। मुझे बताओ, इनमें से ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? दो। ये कितने बनाता है? चार। ये कितने बनाता है? दो। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? वाटर। ये तो एक्सटेंट की वजह से मैक्सिमम पे चला गया। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड थे, तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। इसने और इसने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? दो दो। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट बराबर हो जाता तो क्या देखते? स्ट्रेंथ। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड में कहां चला गया बेटा? सबसे आगे। और ये वाले में एक तो एक्सटेंट भी कम है, इसकी नंबर भी कम है, और इसका स्ट्रेंथ भी कम होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से हाइड्रोजन पे ज्यादा डेल्टा प्लस नहीं आता है, कम डेल्टा प्लस आता है। इसलिए एक तो इसके नंबर भी कम है और इसका स्ट्रेंथ भी कम है, इसलिए आगे तो गया लेकिन मैक्सिमम तक नहीं गया। और इसलिए यहां पर जो ऑर्डर बनेगा उसमें अमोनिया कहां आ रहा है बेटा? इस जगह पे। अब ये ऑर्डर अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है। अब एक बात समझना, जब ये ऑर्डर याद करना है, लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर एसर्शन रीजन में आया था। अब देखो, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तीनों। अब इसमें क्या होगा कि बच्चे को जब बोलते ना कि अमोनिया इधर आ गया, बच्चा याद कैसे बोल दिया, याद करना, याद कैसे करेगा? बीच में आएगा। बीच में आएगा, ठीक है, ये याद कर लिया। अच्छा मान लो एग्जाम में वही तीन दिए, बीच में आएगा। मान लो एग्जाम में वही तीनों दिए, बीच में आएगा।
मान लो एग्जाम में ये दिया ही नहीं, बीच में आए, तो ये बीच में काम नहीं आएगा। समझ में आ रही बात है? ऐसा एग्जाम में भाई जरूर थोड़ी पांचों मॉलिक्यूल देगा, आप बीच में याद करके चले गए तो काम नहीं आएगा वहां पर। तो अपने को चीजें समझनी है ढंग से, है ना। अब एक बात बताओ, इसको याद करने की आएगा, इसको कैसे याद करेंगे? शाबाश के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा? शाबाश, शाबाश किसके बीच में आएगा? शाबाश। अब जब जब मैं शाबाश बोलूंगा समझ जाना किसकी बात हो रही है। अमोनिया, अमोनिया कहाँ आएगा? शाबाश के बीच में। अच्छा, शाबाश के बीच में अमोनिया आएगा, तो अब इसमें याद, शाबाश को ऐसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि भाई इसका ऑर्डर ज्यादा है, वो तो सीधे सीधे किससे सॉल्व हो जाएगा? मास से। तो मास से ही ऑर्डर बन जाएगा। शाबाश में एसबी का मास ज्यादा होता है, आर्सेनिक का मास कम होता है, और अमोनिया कहाँ आएगा? शाबाश के बीच में। अब ऑर्डर जैसा भी बना के दे, बाकी सब तो इसको भूल जाओ, बाकी सब तो मास से ऑर्डर बन जाएगा, और अमोनिया को कहाँ फिट कर देना है बेटा? शाबाश के बीच में फिट कर देना है, ऑर्डर बन के आ जाएगा। और समझ लीजिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर जो हमको बनाने वो देख लेते हैं, एक साथ नोट कर लीजिएगा। 11वें नंबर पे आता है, मान लो आपको एग्जाम में बोला बेटा अमोनिया, वाटर और एचएफ, और इनके बीच में बोला गया कि आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना है। अब एक बात तो, बॉइलिंग पॉइंट के सबसे पहले क्या देखोगे बेटा? एक्सटेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है। अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता कि नहीं बनाता? बनाता है। ये बनाता कि नहीं बनाता? बनाता है। ये बनाता कि नहीं बनाता? बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में पहले स्ट्रेंथ देखोगे कि एक्सटेंट देखो, एक्सटेंट ये कितने बनाता? दो। ये कितने बनाता? चार। ये कितने बनाता? दो। जिसमें नंबर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, क्योंकि पहले चार बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी भाई। तो सबसे आगे कौन चला गया? H2O। अब बचे हुए दोनों कौन है? NH3 और HF। अच्छा मुझे बताओ, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, दोनों में नंबर बराबर है, तो नंबर बराबर तो क्या देखते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ दोनों में से किसकी ज्यादा? HF की। उस पर डेल्टा प्लस ज्यादा आता है और उस पर डेल्टा प्लस कम आता है। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 12वें नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको बोला H2O और आपको बोला H2O2, याद करो एक वाटर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। और एक H2O कितना बनाता है? 6। जिसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मान लो आपको एक दिया गया H2O और एक आपको दिया गया बेटा D2O, इसको क्या बोलोगे? नॉर्मल वाटर। उसको क्या बोलोगे? हैवी वाटर। अब बताओ मुझे, इसमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कि नहीं होता? होता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। वो भी D2O भी वाटर ही है, बिल्कुल वाटर है, बस अपन ने 1H1 और 1H2 के बदले D लगा दिया है, वही है, सेम है कंडीशन। वही ओपन केज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो भी होता है वो सब सेम है। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 4। इसके भी 4 ही बनेंगे, बस वो H के बदले D समझ लो, ऐसा है। तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बराबर है। फिर क्या देखते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में फर्क होता है, इसका मास ज्यादा है, 1H2 का मास ज्यादा है, और मास ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और इस वजह से यहां पर H2O के मुकाबले ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलता है बेटा? D2O का। और इसका जो रीजन आपको बोला जाएगा ना, वो क्या बोला जाएगा बेटा? ड्यू, ये ऐसा लिख दूं मैं, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू ड्यू टू आइसोटोपिक इफेक्ट। अब ये आइसोटोपिक इफेक्ट कौन से खेत की मूली है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ऑर्गेनिक में सबने H और D और T के बारे में बात करी होगी, शायद अभी तक कर लिया हो तो पता नहीं, आगे भी हो सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट में बात होती कि H वाला जो है, D वाला जो है, T वाला जो, ऐसी बात बताई गई। इसका मास ज्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप, प्रोटियम ड्यूटेरियम। तो आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से जिसका मास ज्यादा, उसको पोलराइज करना आसान हो जाता है। पोलराइज करना आसान होता मतलब इस पे चार्ज ज्यादा आएगा, प्लस और माइनस ज्यादा आएगा, और जब चार्ज ज्यादा आएगा तो भैया खींचने का पावर भी ज्यादा, और खींचना ही तो है अल्टीमेटली हाइड्रोजन बॉन्ड में। आगे बढ़ते हैं, पहले काम करिए 13 लिखें, 2-3 केस और हैं वो बता देते हैं, फिर आगे कल देखेंगे उसके बाद। स्लाइड चेंज करके लिख दे। अरे लिख लो रे, 2 मिनट तो लगेगा, लिख लो फटाफट लिख। 6 ओवर की 5 गेंद, 67 रन पे 0 विकेट, 67 फॉर 0। शुभमन गिल 19 बॉल पे 39, रिद्धिमान शाह 22 पे 28 है। शतक, अच्छा फॉर्म में चल रहा है, मार दे शतक तो अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है। चेन्नई किसका आखिरी मैच? धोनी ने खुद ही नहीं बोला मेरा आखिरी, उसने बोला आगे सोचूंगा मैं 8 महीने बाद। आज जीत गया तो हो सकता है आखिरी मान ले, वो रिटायर हो जाए जीत के साथ,
नहीं जीता तो अगले साल फिर आएगा। तो उसकी बैटिंग वेटिंग कैसी भी, कैप्टेंसी और कीपिंग में तो उसका तोड़ नहीं है ना, ये तो मानना पड़ेगा। अगला 5 ओवर में, 5 ओवर में तो 12 ओवर हो जाएंगे तब तक। 12वें ओवर में पहला विकेट आउट, अच्छा पूरी पूरी जीटी आउट हो जाएगी 5 ओवर में। 12 ओवर में जब एक विकेट गिरेगा तो उसके बाद कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। रोहित शर्मा 0 पे। रोहित शर्मा का तो फॉर्म वॉर्म सब खराब चल रहा है अभी। जैसे बीच में कोहली गायब हो गया था ना, फॉर्म वॉर्म सब खराब हो गया था वैसा। तो ठीक है ना, तो फॉर्म तो धोनी का ही कब से नहीं है। तो टीम जब तक ठीक रहती है तो टीम गेम है, एक नहीं चल रहा है बाकी 10 चल रहे, तो वो संभाल मामला वैसा रहता है। ये लिख लिया 8 9 10, चले ना। अब इसमें और क्या केसेस बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। बाकी सबसे ज्यादा जो यंगस्टर अच्छे निकले वो मुंबई से निकले इस बार, जैसे है ना, तिलक चल ही रहा है, और इसके अलावा नेहल वडेरा आ गया, वो भी अच्छा है। आकाश मडवाल बढ़िया बॉलर एक तैयार हो सकता है। बाकी है रिंकू सिंह को तो T20 टीम में लाना चाहिए, अच्छा है रिंकू सिंह, बढ़िया प्लेयर है। जायसवाल को लाना चाहिए, जायसवाल को तो वनडे टीम में भी ला सकते हैं, अच्छा प्लेयर है। मतलब इनको अभी शुरू में ले आए तो अच्छा है, जितने ज्यादा मैच खेलेंगे उतना जल्दी बढ़िया अच्छा होंगे। है पृथ्वी शॉ का तो हो गया जीवन पूरा, आया था वो जितनी जल्दी, उसके बाद बडोनी अडोनी नहीं बेटा, एक आध मैच में चलने से नहीं होता, कंसिस्टेंसी है। बडोनी हो गया उसका काम खत्म, पृथ्वी शॉ का। चलिए है ना, यहां पर बात करते हैं वाटर, अल्कोहल, ईथर। और इसी तरीके से मान लो आपको बोला गया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, ठीक है, इनके ऊपर हम लोग बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ये बात बताओ, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट में इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं एक बार, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहचानने में हमें आसानी रहे। और ये जो 2 क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहे हैं ना बेटा, ये दोनों आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी ने, और अमाइंस वाले चैप्टर में इसके बारे में भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, RNH2। तो यहाँ RNH2 बना दिया, यहाँ पर R2NH बना दिया अपन ने, और यहाँ पर क्या बना दिया बेटा, R3N बना दिया अपन ने, ठीक। ये कंडीशन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो बताइए, यहाँ पर हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है। इसके पास कितना एक्टिव हाइड्रोजन है, एक, और इसके पास एक भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा, क्या वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता, बना सकता है। ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये उससे कम बनाएगा, ये उससे कम बनाएगा। अच्छा मुझे बताओ, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन 2, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन 1, उसके पास एक भी नहीं। जिसके पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट उतना ज्यादा होगा, और जिसका एक्सटेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। एक और केस अपन देख लेते हैं, लास्ट केस यहाँ पर। मान लीजिए आपको दिया गया ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, और मान लीजिए आपको दिया गया बेटा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। यहां से देखिएगा, यहां पर क्या ये तीनों हाइड्रोजन जो है, क्या ये तीनों हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं बेटा, है। क्यों है ये एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि इन सब पे क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा प्लस, इस पे भी क्या आ रहा है डेल्टा प्लस, और इस पे भी क्या आ रहा है डेल्टा। क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हाँ। यहां भी रिंग बन रही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बताइए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, थर्ड वाले का। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बीकर भरा हुआ है ना, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरे पे थोड़ी कोई इफेक्ट आ रहा है। तो इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना ना होना बराबर है। हाँ, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बल्क प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है, इंट्रा इफेक्ट नहीं करता है, कल से डिस्कस कर रहे हैं इसको। अब देखो,
यहां पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम की नहीं है तो फिर बात किस पे आएगी, वंडरवॉल फोर्स पे। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में क्या लगेगा, वंडरवॉल फोर्स। ये भी पोलर, वो भी पोलर, वो भी पोलर, पोलर 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 पोलर, मतलब डाइपोल 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 डाइपोल, मतलब सब में कीजोम लगेगा। और फिर किस पे बात आएगी, मास पे। फ्लोरीन से ज्यादा मास क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा मास ब्रोमीन पे। नोट कर लेना इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा, एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। गया गिल। स्टम्प धोनी। ठीक है, है? अरे तो क्या बात है, शतक नहीं भी मारेगा तो क्या हो जाएगा। कौन? टेस्ट का टाइम पता है आपको? टेस्ट का टाइम, टाइम चेंज हो गया 9:30 से, नोटिस बोर्ड पे देख लेना।